हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज कैसे करते हैं हम लोग। देखिए ये इक्वेशन, जो पहला इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है, ये आप लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में पढ़े होंगे। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के वीडियो में हम भी बताए हैं इस इक्वेशन को। एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम लोग अगर चाहें तो डी वी सी एम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डी वी सी एम बाई डी टी लिख सकते हैं। और इस मास को अगर चाहें तो डिफरेंशिएशन के अंदर डाल सकते हैं। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट रहे या डिफरेंशिएशन के बाहर, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डी एम वी सी एम बाई डी टी। और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में ही आप लोग पढ़े होंगे टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, P system equals total mass of the system into velocity of center of mass। ये इक्वेशन भी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में बताया गया है। तो यहाँ से हम लोग अब इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, ये तो बस जानकारी के लिए लिख दिए। यहाँ से हम लोग इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं डी पी सिस्टम, सिस्टम का मोमेंटम डिवाइड बाई डी टी। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, जो कि यहाँ लिखे हैं एफ एक्सटर्नल इक्वल्स जीरो, तो कांस्टेंट, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाती है जीरो हो जाएगा। अब कैसे क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो, तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो, मतलब सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ ध्यान रखने वाला बात यह है कि देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कंडीशन क्या आया, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, ये कंडीशन है। तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है और मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, हर टाइम का मोमेंटम सेम रहेगा। तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। ध्यान यही रखना है कि जिस डायरेक्शन का एक्सटर्नल फोर्स जीरो है उसी डायरेक्शन का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ऐसा बहुत सारा सिस्टम है जिसमें एक डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा लेकिन दूसरे डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होगा। तो जिस डायरेक्शन का एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा उसी डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और जिस डायरेक्शन का एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होगा उस डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन बनाने में। आइए देखते हैं एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ए प्लैंक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए ये प्लैंक है 5 kg का और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये रखा हुआ है। लेंथ इसका 4 मीटर दिया हुआ है। फर्दर ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ओवर द प्लैंक। 1 kg का एक ब्लॉक प्लैंक के ऊपर प्लेस किया हुआ है, ये भी डायग्राम में क्लियर दिख रहा है। ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ 2 मीटर इज फिक्स्ड टू द प्लैंक बाय इट्स वन एंड। 2 मीटर लंबा ये स्प्रिंग है जिसके एक एंड को प्लैंक के साथ फिक्स कर दिया गया, यहां कनेक्ट कर दिया गया है। The other end of a spring is compressed by the block by half of a spring's natural length। अब देखिए हाफ ऑफ स्प्रिंग्स नेचुरल लेंथ और टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। इसका मतलब है कि ये ब्लॉक इस स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, बस ये स्प्रिंग इससे कनेक्टेड है, यहां कनेक्टेड है स्प्रिंग इस एज पर, यहां ये प्लैंक का ही पार्ट है। ये वर्टिकल लाइन जो दिख रहा है ये इस 5 kg प्लैंक का ही पार्ट है और यहां से ये कनेक्टेड है, यहां कनेक्टेड नहीं है। बस इस ब्लॉक को यहां प्लेस करके और 1 मीटर इसको कंप्रेस कर दिया गया। हाफ लेंथ बोल रहा है, टोटल लेंथ 2 मीटर है तो 1 मीटर इसको कंप्रेस कर दिया गया है। द सिस्टम इज नाउ रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और इसके बाद रेस्ट से रिलीज कर दिया गया सिस्टम को। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, प्लैंक का वेलोसिटी निकालना है किस टाइम, व्हेन ब्लॉक लिफ्ट्स द प्लैंक, जब ब्लॉक प्लैंक को छोड़ने लगेगा उस टाइम प्लैंक का वेलोसिटी बताना है। तो देखिए यहाँ से जब इसको कंप्रेस किया हुआ है 1 मीटर से और सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करेंगे तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को इधर की ओर ढकेलेगा, मतलब इस डायग्राम में लेफ्ट की ओर, और साथ ही साथ ये स्प्रिंग इस एंड से प्लैंक को राइट साइड ढकेलेगा, मतलब दोनों ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, ये प्लैंक भी और ये 1 kg का ब्लॉक भी। और चूंकि ये स्प्रिंग प्लैंक के साथ कनेक्टेड है तो स्प्रिंग प्लैंक के साथ मूव कर जाएगा नेचुरल लेंथ में आने के बाद। तो इनिशियल सिचुएशन तो आपका दिख रहा है, यहाँ कंप्रेशन एक्स से कंप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 मीटर का कंप्रेशन है। स्प्रिंग कांस्टेंट देखिए यहाँ दिया हुआ है 100 न्यूटन पर मीटर और रेस्ट से रिलीज किया गया है। फाइनल सिचुएशन में इस डायग्राम को अगर ड्रॉ करें यहीं फाइनल सिचुएशन,
तो फाइनल सिचुएशन में देखिए ये है आपका प्लांक का पार्ट, ये प्लांक का ही पार्ट था, और स्प्रिंग अब आ गया अपने नेचुरल लेंथ में, क्योंकि स्प्रिंग इस ब्लॉक से कनेक्टेड नहीं था, स्प्रिंग इस प्लांक से कनेक्टेड है, तो इसी के साथ रहेगा स्प्रिंग कांस्टेंट के। और ब्लॉक जस्ट इस ब्लॉक प्लांक को ये ब्लॉक जस्ट लीव किया है, छोड़ा है, तो इसका वेलोसिटी तो यहाँ पर लेफ्ट की ओर होगा। मान लीजिए इस ब्लॉक का वेलोसिटी है v और इस प्लांक का वेलोसिटी हो गया कैपिटल V, और स्मूथ सरफेस पर ये प्लांक रखा हुआ था, तो अभी भी सरफेस तो स्मूथ ही रहेगा। ये हो गया आपका इनिशियल सिचुएशन और ये है यहाँ फाइनल सिचुएशन। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम लोग सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं, सिस्टम ब्लॉक 1 kg का प्लस प्लांक 5 kg का, ये मास नहीं ऐड कर रहे हैं, सिस्टम लिख रहे हैं, ब्लॉक प्लस प्लांक। अगर मास लिखने से प्रॉब्लम है तो ब्लॉक और प्लांक ही लिख लीजिए। ब्लॉक मतलब 1 kg का ब्लॉक, प्लस प्लांक मतलब 5 kg का प्लांक, और स्प्रिंग प्लस स्प्रिंग, इसको हम लोग सिस्टम मान लेते हैं। तो इन तीनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहा हो तो इंटरनल हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स जो भी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया। तो अगर ये सिस्टम है तो यहां से हम लोग कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एफ एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वल्स 0। तो अभी हम बताए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए कि ध्यान यही रखेंगे कि जिस डायरेक्शन का फोर्स 0 है उसी डायरेक्शन का मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं पी सिस्टम हॉरिजॉन्टल, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वल्स कांस्टेंट। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले अप्लाई कीजिए। तो लीनियर मोमेंटम अगर हम लोग देखें तो 1 kg का वेलोसिटी चूंकि लेफ्ट की ओर है तो इस मोमेंटम को हम लोग नेगेटिव लिखेंगे, राइट साइड को पॉजिटिव लिखेंगे, -m इंटू वी, और प्लस प्लांक का मास मान लेते हैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वेलोसिटी है कैपिटल V इक्वल्स 0। अब देखिए स्मॉल m का वैल्यू 1 kg दिया हुआ है और कैपिटल M का वैल्यू 5 kg दिया हुआ है, तो इसको अगर इस साइड ले चले तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 इंटू स्मॉल v मतलब स्मॉल v इक्वल्स 5 इंटू कैपिटल V। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। हम लोग को निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लांक का वेलोसिटी निकालना है। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए इनिशियल कंप्रेशन स्प्रिंग में था 1 मीटर और मोशन के दौरान कहीं भी हाइट चेंज हो नहीं रहा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो इनिशियल एनर्जी जो भी स्टोर्ड है सिर्फ स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आप लोग जानते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ इंटू के का वैल्यू 100 दिया हुआ है, देखिए यहाँ 100, हाफ के और एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू वहाँ सामने दिख रहा है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी हो गया इक्वल्स। फाइनल एनर्जी अगर देखें तो इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी हाफ m है 1 और स्मॉल v का स्क्वायर, और प्लस प्लांक का अगर काइनेटिक एनर्जी देखें तो हाफ m है 5 और कैपिटल V का स्क्वायर। यही आपका इक्वेशन आ गया। अब देखिए हाफ 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 कट जाएगा और इस v का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 5v का होल स्क्वायर, तो हाफ कट ही चुका है, और ये हो गया 25 कैपिटल V स्क्वायर और प्लस 5v स्क्वायर 30v स्क्वायर, तो ये हो गया 30v स्क्वायर इक्वल्स 100। अब यहाँ से हम लोग अगर कैपिटल V का वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा √10/3, और ऐसा यूनिट में सारा वैल्यू है मीटर पर सेकेंड। यही इस क्वेश्चन का आंसर है और यही इसका सॉल्यूशन है। प्लांक का ही वेलोसिटी पूछ रहा था, ब्लॉक का वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है। ब्लॉक का अगर वेलोसिटी पूछेगा तो यहाँ इक्वेशन है, हम लोग निकाल सकते हैं, हालांकि जो पूछा वही हम सॉल्व किए हैं। यहाँ स्मॉल v इक्वल्स 5 इंटू कैपिटल V, तो 5√10/3 मीटर पर सेकेंड, ये 1 kg मास का वेलोसिटी हो गया। खैर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आंसर यहाँ है और यही सॉल्यूशन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बॉल ऑफ मास m when dropped from certain height strikes a wedge kept on a smooth horizontal surface and move horizontally just after impact as shown in the diagram। एक बॉल को कुछ हाइट से गिराया गया, किस हाइट से गिराया गया ये नहीं दिया हुआ है,
और क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि कोलिजन के बाद ये बॉल लेफ्ट की ओर चल दिया, किस वेलोसिटी से ये भी नहीं दिया है, लेकिन इस डायग्राम में यहाँ डी डिस्टेंस दिया हुआ है। मतलब बॉल अगर इधर चला, हॉरिजॉन्टल चला है ये बॉल लेफ्ट साइड, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा और इस प्रोजेक्टाइल का रेंज हो गया कितना, डी। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ इम्पैक्ट, जहाँ कोलिजन हुआ है, इस पॉइंट से ग्राउंड का हाइट दिया हुआ है, जहाँ फाइनली आके ये प्रोजेक्टाइल, जहाँ ये बॉल गिरा है, ये हाइट दिया हुआ है h। तो इस बॉल के लिए हम लोग प्रोजेक्टाइल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। खैर, इस प्लांक के बारे में देखिए, प्लांक का मास है कैपिटल M और एक स्प्रिंग से इसको फिक्स किया हुआ है यहाँ। तो जैसे ही कोलिजन होगा, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मोमेंटम था नहीं, मोमेंटम तो था वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कोलिजन के पहले जीरो था, तो कोलिजन के बाद भी जीरो रहेगा। तो बॉल जिस वेलोसिटी से इधर चलेगा, जो मोमेंटम बॉल का होगा वही मोमेंटम इस प्लांक का होगा राइट साइड, जिसके कारण इस स्प्रिंग को ये कंप्रेस करेगा, फाइनली कहीं जाके रुकेगा, फिर वापस लौटेगा। खैर, आगे का मोशन बाद में देखेंगे, पहले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम इट्स लाइन ऑफ फॉल, इस लाइन से डी दूरी पर गिरा है बॉल, ये तो दिया हुआ है डायग्राम में क्लियर। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वेज आफ्टर बीइंग हिट बाय द बॉल। देखिए, इस वेज का ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड पूछ रहा है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस। मीन पोजीशन क्या होता है, जहां नेट फोर्स जीरो हो, और एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, जहां वेलोसिटी जीरो हो। तो इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कोलिजन के बाद जब ये वेज बॉल इधर चला लेफ्ट की ओर और ये वेज चला राइट की ओर, तो चलने के जस्ट पहले स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन जीरो, तो इस वेज पर नेट फोर्स जीरो था। तो यही इसका मीन पोजीशन है, जहां से ये वेज राइट की ओर चलना शुरू करेगा। यही इनिशियल पोजीशन वेज का जो है, यही मीन पोजीशन है। और एक्सट्रीम पोजीशन जो होगा, जहां ये वेज पहुंच के और रेस्ट में आ जाएगा। मान लेते हैं यही रेस्ट में आ गया यहाँ पर वेज, तो यही आपका एम्पलीट्यूड हो गया। वेज जितना मूव किया यही एम्पलीट्यूड, और वे जितना ही आगे गया फिर इधर आएगा, फिर इस साइड आएगा और ये ऑसिलेट करेगा। खैर, यहाँ ऑसिलेशन हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है, बस इस ए का वैल्यू निकालना है। बस यहाँ ध्यान यही रखना है कि वेज इस पोजीशन में पहुँच के इस इंक्लाइन को डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। बस वेज यहाँ पहुँच के और रेस्ट में आ गया, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, तो स्प्रिंग इस वेज को इधर की ओर ढकेलता रहेगा। धीरे धीरे इसका मोशन रिटार्डेड है, तो धीरे धीरे जाके कहीं रेस्ट में आ जाएगा। यही इसका सिचुएशन है। तो बॉल का वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग स्मॉल भी, और वेज का वेलोसिटी कोलिजन के बाद मान लेते हैं कैपिटल भी। तो सबसे पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकते हैं हम लोग, माइनस स्मॉल m इंटू स्मॉल भी प्लस कैपिटल M इंटू कैपिटल भी इक्वल्स जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब यहाँ से देखिए, बॉल और वेज जो सिस्टम बन गया, तो इन दोनों के बीच जो इम्पैक्ट, जो फोर्स लग रहा है, वो तो इंटरनल हो गया, और जो भी mg वगैरह लग रहा है वो तो वर्टिकल फोर्स है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोमेंटम हम लोग कंजर्व करा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहाँ से हम लोग कैपिटल V का वैल्यू लिख सकते हैं m/m इंटू स्मॉल भी। ये कैपिटल V का वैल्यू हो गया। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले इस बॉल के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बॉल अगर हॉरिजॉन्टल चला है v वेलोसिटी से, तो वर्टिकल वेलोसिटी तो y एक्सिस के लॉन्ग जीरो होगा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना बॉल का, तो -h। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फिगर में साफ साफ दिख रहा है, -h इक्वल्स ut। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब u जीरो है तो ut जीरो हो गया। हाफ a का वैल्यू है -g और इंटू t²। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, और बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में, कोलिजन के बाद ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगा √2h/g। ये 2 जाके मल्टीप्लाई हुआ, जी से डिवाइड हुआ, रूट ले लिया, t निकल गया। अब ये d देखिए दिया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट d, प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, और प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी है स्मॉल v, और इनटू टाइम, टाइम सामने है आपके √2h/g। तो यहाँ से हम लोग स्मॉल v का वैल्यू निकाल सकते हैं, चूंकि d और h दिया हुआ है, g हम लोगों को पता होता है, d इंटू √g/2h, d इंटू √g/2h। यहाँ से स्मॉल v निकल गया, और इसी स्मॉल v का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कैपिटल V का वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग कैपिटल V का वैल्यू लिख सकते हैं m/m इंटू d और √g/2h। ये कैपिटल V हो गया। अब इस ब्लॉक के लिए
वेज के लिए, ब्लॉक के लिए नहीं, वेज के लिए, ट्रायंगुलर वेज जो है, इस वेज के लिए हम लोग एनर्जी कंजर्व करा लेते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव सिस्टम है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो वेज का हाइट तो चेंज हो नहीं रहा मोशन के दौरान, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा नहीं वेज का, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो इनिशियल देखिए वेज का काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m कैपिटल V स्क्वायर, और स्प्रिंग इनिशियल नेचुरल लेंथ में है तो स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0 इक्वल्स, जब ये वेज यहाँ इस स्टेट में पहुंचा तो वेज का स्पीड 0 हो गया, वेज का काइनेटिक एनर्जी 0, और सारा एनर्जी स्टोर हो गया किसमें, स्प्रिंग में। तो स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप लोग जानते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स कंप्रेशन ही एम्पलीट्यूड है ए, तो हाफ के ए स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू लिख सकते हैं, ए इक्वल्स भी स्क्वायर, नहीं रूट लेना होगा, तो रूट जब लेंगे तो भी स्क्वायर भी भी हो जाएगा, और m बाई के बचेगा, रूट कैपिटल m बाई के, यही आपका एम्पलीट्यूड हो गया। अब इस कैपिटल V का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट कर लें तो देखिए एम्पलीट्यूड का फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, कैपिटल V का वैल्यू पुट कर देते हैं, एम डी डिवाइडेड बाई कैपिटल M रूट अंडर G बाई 2h, ये हो गया कैपिटल V का वैल्यू, और साथ में है रूट में ही, तो अलग से रूट लिखने का जरूरत नहीं है, इसी रूट में हम लोग प्लेस कर लेते हैं m बाई के, यही आपका आंसर हो गया, यही एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होगा इस ट्रायंगुलर ब्लॉक का, यही आंसर है और यही छोटा सा सॉल्यूशन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, ये कैपिटल M ब्लॉक है, डायग्राम दिख रहा है, विथ ए सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r, ये सेमी सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस r दिया हुआ है इसका, रेस्ट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन इन फिगर, और ये सरफेस स्मूथ है, ये नीचे वाला जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है। ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस r, स्मॉल r, इस सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है स्मॉल r, एंड मास स्मॉल m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट A, इस पॉइंट से इसको रिलीज किया जा रहा है। द सिलेंडर स्लिप्स ऑन सेमी सर्कुलर फ्रिक्शनलेस ट्रैक, हाउ फार हैज ब्लॉक मूव्ड व्हेन सिलेंडर रीचेज द बॉटम ऑफ द ट्रैक, कह रहा कि जब यह सिलेंडर यहाँ से चल के इस बॉटम में पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो उस जब ए से चल के बॉटम में पहुंच गया तो इस इंटरवल में ये कैपिटल M कितना चलेगा ये निकालना है। और अगला क्वेश्चन है हाउ फास्ट इज द ब्लॉक मूविंग व्हेन सिलेंडर रीचेज द बॉटम ऑफ द ट्रैक, अब इसका वेलोसिटी भी निकालना है। तो खैर यहाँ हम लोग बस इनिशियल सिचुएशन के लिए ये डायग्राम है, और फाइनल सिचुएशन का डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये यहाँ था सिचुएशन, अब चूंकि ये सिलेंडर राइट साइड मूव कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इन दोनों के बीच जो भी फोर्स लगेगा वो इंटरनल हो जाएगा, बाकी जो भी फोर्स है एक्सटर्नल वो mg वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0, तो ना ही हॉरिजॉन्टल मोमेंटम चेंज होगा और ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, क्योंकि इनिशियल सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 था। देखिए F एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं VCM हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, इक्वल्स 0। अब VCM अगर 0 हो गया तो UCM दिया हुआ कि रेस्ट से सिस्टम को रिलीज किया गया है, तो जब रेस्ट से रिलीज किया गया है और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहना है, तो थ्रू आउट द प्रोसेस सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा, और साथ ही साथ मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो फाइनल सिचुएशन जो बनाएंगे, मान लीजिए कि वेज जो ये फ्रेम जो है ये x मूव किया लेफ्ट साइड, क्योंकि सिलेंडर जा रहा है राइट साइड, ये आपका फ्रेम का सिचुएशन हो गया। तो अगर फ्रेम का लेफ्ट एंड x मूव किया तो राइट एंड भी x ही मूव करेगा, क्योंकि फ्रेम रिजिड है, पूरा का पूरा फ्रेम x अगर पीछे आया तो ये एंड भी तो x मूव करेगा, तो ये डिस्टेंस भी आपका x ही रहेगा।
ये इनिशियल सिचुएशन था, और अब सिलेंडर यहाँ आ गया इस पोजीशन में। तो देखिए ये फ्रेम जो है, ये फ्रेम का मास यहाँ दिया हुआ है, फ्रेम जो है ये लेफ्ट की ओर मूव करा, तो मान लीजिए कि फ्रेम का वेलोसिटी हो गया v, और सिलेंडर राइट साइड जा रहा है, तो सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मान लेते हैं स्मॉल v। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को ये x भी निकालना है और ये कैपिटल v निकालना है, स्मॉल v भी निकालेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो खैर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, याद कीजिए इस कंडीशन में जहां सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहता है, हम लोग ये रिजल्ट यूज किए थे, m1s1 प्लस m2s2 इक्वल्स 0, ये भी यूज करते हैं और पोजीशन के लिए भी यूज करते हैं, m1r1 प्लस m2r2 इक्वल्स 0। इस रिजल्ट पर पहले की वीडियो में मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में कई क्वेश्चन बनाए हैं हम लोग। तो खैर पहले ये रिजल्ट यूज करते हैं हम लोग। तो m1 का वैल्यू देखिए स्मॉल m है, स्मॉल m इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस सिलेंडर का डिस्प्लेसमेंट जरा हम लोग देखें तो सिलेंडर इस फ्रेम में, इस फ्रेम का बात कर रहे हैं, सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास इस फ्रेम में कितना आगे आया, तो ये दूरी है r टोटल, और इसमें से स्मॉल r सिलेंडर का रेडियस घटा देंगे। ये जो डिस्टेंस इधर दिख रहा है, ये चूंकि यहाँ आ चुका है, ये यहाँ आ चुका है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ा ये देखना है, तो इतना ही एक्चुअल में आगे बढ़ा ये। अब ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है कैपिटल R, और ये सिलेंडर का रेडियस है स्मॉल r, तो आगे बढ़ा r माइनस r इस फ्रेम में, और r माइनस r के बाद ये सिलेंडर जब पूरा का पूरा फ्रेम ही पीछे आ गया x से, तो इस फ्रेम में जितना ऑब्जेक्ट है सब x से पीछे आएगा, तो एक्चुअल में सिलेंडर जो है वो r माइनस x इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया राइट साइड में, x को अगर स्मॉल माने तब। और इस फ्रेम का अगर बात करें तो फ्रेम लेफ्ट की ओर आया है, तो माइनस हो जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट कैपिटल M और इनटू x और इक्वल्स 0। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू लिख सकते हैं, तो x आ गया आपका देखिए कितना, x इक्वल्स स्मॉल m इंटू r माइनस r डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। पहला क्वेश्चन का यही आंसर है आपका, कि ये फ्रेम कितना मूव किया जब ये सिलेंडर टॉप से बॉटम तक पहुंच गया। अब हम लोग को वेलोसिटी निकालना है, तो हम लोग देख चुके हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो हम लोग अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए इस सिलेंडर का अगर मोमेंटम हम लोग लिखें तो मास है स्मॉल m और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है स्मॉल v, तो m इंटू वी हो गया पॉजिटिव, और फ्रेम का अगर देखें तो माइनस, चूंकि लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को नेगेटिव लिए हैं, तो कैपिटल M इंटू कैपिटल V इक्वल्स 0। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 का लीजिए इसको, और एक एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए अगर इसी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले लाइन को हम लोग रेफरेंस ले लें, क्योंकि इस फ्रेम का हाइट चेंज नहीं हो रहा है मोशन के दौरान, तो फ्रेम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने का जरूरत नहीं है, इनिशियल भी वही फाइनल भी वही, तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे नहीं। इस सिलेंडर का अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखें तो रेफरेंस पर है 0, और सिस्टम रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। अब यहाँ से हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो इनिशियल टोटल एनर्जी आ गया 0, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों इक्वल्स। अब फाइनल अगर देखें हम लोग तो ये सिलेंडर आ गया यहाँ। अब ध्यान से अगर देखिए तो इस सेंटर से सिलेंडर के सेंटर का हाइट कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है डिस्टेंस r, और इसमें से स्मॉल r सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो r माइनस r नीचे आ गया, तो माइनस mg और h का वैल्यू हो गया r माइनस r, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हो गया सिलेंडर का हाफ m स्मॉल v स्क्वायर, और इस फ्रेम का काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ कैपिटल M कैपिटल V स्क्वायर। यही एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से इस माइनस को अगर हम लोग लेफ्ट साइड ले आए और 2 से मल्टीप्लाई कर दे, और यहाँ से स्मॉल v का वैल्यू अगर पुट कर ले यहाँ, तो कैपिटल V का वैल्यू निकल जाएगा। कैपिटल V निकालना हम लोगों को। हाउ फास्ट इज ब्लॉक मूविंग व्हेन सिलेंडर रीचेज बॉटम ऑफ द ट्रैक, इस ब्लॉक का वेलोसिटी मतलब कैपिटल V सॉल्व करना हम लोगों को। तो चलिए इसको इधर लाते हैं लेफ्ट साइड, तो ये हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2mg r माइनस r इक्वल्स स्मॉल m इंटू स्मॉल v का स्क्वायर। स्मॉल v का स्क्वायर यहाँ से पुट कर लेते हैं, तो कैपिटल M स्क्वायर कैपिटल V स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल m स्क्वायर।
और 2 तो कट चुका है, ये 2 से मल्टीप्लाई किए थे, तो बाकी बचा m इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, और प्लस है कैपिटल M इंटू कैपिटल वी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए एक m कैंसिल हो गया, यहाँ एक m बचा। अब हम लोग इसमें से कैपिटल M वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल M वी स्क्वायर। तो कैपिटल M वी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ, तो यहाँ तो बच गया 1, और प्लस यहाँ देखिए क्या बचा, तो यहाँ बच जाएगा आपका कैपिटल M, एक तो बाहर निकल गया, वी स्क्वायर भी बाहर निकल गया, कैपिटल M बाई स्मॉल m, ये स्मॉल m बचा हुआ है, एक कैपिटल M बचा, एक कैपिटल M बाहर निकल गया है, और इक्वल्स 2mg r माइनस आर। अब यहाँ से देखिए अगर इसको सॉल्व कर लें तो एलसीएम आ जाएगा स्मॉल m, और यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये स्मॉल m का स्क्वायर हो जाएगा। और अब अगर v का वैल्यू हम लोग लिख लें, इस साइड लिख देते हैं, तो फाइनली v का वैल्यू आ गया आपका, रूट ले लेंगे बाद में, पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, 2m इंटू m स्क्वायर g r माइनस आर, ये न्यूमरेटर रह जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखिए क्या क्या वैल्यू आ जाएगा, एक तो ये कैपिटल M आ जाएगा, और यहाँ से जब सॉल्व किए तो m प्लस m आ जाएगा, तो कैपिटल M इंटू m प्लस m, और इसी का स्क्वायर रूट, यही आपका फ्रेम का वेलोसिटी हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है, और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। Two identical buggies move one after the other due to inertia without friction with same velocity v naught। देखिए दो आइडेंटिकल बगी है, मान लीजिए ये एक बगी ये है और एक बगी ये है, और ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस, और स्मूथ सरफेस से विदाउट फ्रिक्शन दिया हुआ है, दोनों सेम वेलोसिटी v नॉट से मूव कर रहा है, ये भी v नॉट से जा रहा है और ये भी v नॉट से जा रहा है, सेम डायरेक्शन में। यहाँ लिखा है मूव वन आफ्टर द अदर, दोनों एक के बाद एक मूव कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ए मैन ऑफ मास स्मॉल m जम्प्स इनटू द फ्रंट बॉगी फ्रॉम द रेयर बॉगी विथ ए वेलोसिटी u रिलेटिव टू हिज बॉगी। इसका मतलब कि एक आदमी है जिसका मास है स्मॉल m, ये इनिशियली पीछे वाले बगी पर खड़ा है और ये इससे इस पर जंप करता है, रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है u, नोइंग दैट मास ऑफ ईच बगी इज इक्वल टू m, कैपिटल M, दोनों बगी का मास कैपिटल M है, और कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटीज विथ विच बगीज विल मूव आफ्टर दैट। इसके जंप के बाद दोनों बगी का वेलोसिटी निकालना है, किस वेलोसिटी से बगी मूव करेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी दिया है u रिलेटिव टू हिज बगी, तो जहां भी रिलेटिव वेलोसिटी दे, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब तक क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर स्टेट नहीं बताए तब तक हम लोग हमेशा फाइनल स्टेट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं। अब फाइनल स्टेट कहिएगा क्या होगा, जैसे इस क्वेश्चन में ही देखिए हम लोग समझेंगे फाइनल स्टेट का मतलब क्या है। पहले सिचुएशन देखते हैं, पहले सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, फिर से हम ये रिलेटिव वाला कंसेप्ट एक बार और आप लोगों को समझाएंगे। पहले हम लोग पीछे वाले बगी का सिचुएशन देखते हैं। तो देखिए पीछे वाले बगी का अगर हम लोग कहानी देखें हैं तो इनिशियल सिचुएशन तो यही है जो आपका डायग्राम है, ये बगी है आपका, मास है कैपिटल M और इसका वेलोसिटी है v नॉट, और इस पर m मास का आदमी खड़ा है, ये आपका इनिशियल सिचुएशन है। जब ये आदमी जंप किया तब आपका बगी का स्टेट बदल जाएगा, क्योंकि जंप के दौरान दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। जंप के लिए मैन जो है अगर राइट साइड जंप करता है, क्योंकि राइट साइड फ्रंट बगी है, राइट साइड अगर जंप करता है जरूर इस बगी को लेफ्ट साइड ढकेलेगा अपने पैर से, तो इस बगी का वेलोसिटी चेंज होगा। अब मान लीजिए कि ये बगी का वेलोसिटी v नॉट था जब आदमी था इस पर, और जब जंप कर गया आदमी तब इस बगी का वेलोसिटी हो गया मान लीजिए v1, और आदमी का वेलोसिटी अभी हम लोग लिखेंगे
क्योंकि यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी दिया है। अभी हमको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी नहीं पता है, ये दोनों वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो देखिए अब जब हम लोग यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करेंगे, सबसे पहले देखिए रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट, इस कार के लिए, इस बगी के लिए सी हम यूज किए हैं, इक्वल्स रिलेटिव वेलोसिटी जानते हैं आप लोग, वी ए बी इक्वल्स वी ए माइनस वी बी, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट, यही वैल्यू दिया हुआ है u, और राइट साइड चूंकि जंप किया है तो इस u को हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, ये प्लस u हो गया, इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यही निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। अब देखिए कार का वेलोसिटी, तो कार का वेलोसिटी हम लोग या तो v0 रखेंगे या तो v1 रखेंगे। यही हम बता रहे थे कि फाइनल स्टेट के बारे में, जब भी ऐसा सिचुएशन होगा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जंप कर रहा है या इस तरह का सिचुएशन चेंज हो रहा है, तो अब ध्यान से देखिए इस कार्ट का दो स्टेट है, एक जंप के पहले का स्टेट और एक जंप के बाद का स्टेट। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, जहां भी रिलेटिव वेलोसिटी दिया रहेगा तो जंप के बाद के स्टेट के रेस्पेक्ट में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है कि जंप के पहले वाले स्टेट के रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी लेना है, तब फिर हम लोग जंप के पहले वाले स्टेट के रेस्पेक्ट में लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी लिख के छोड़ दिया है क्वेश्चन में, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में कि हम लोग ये रिलेटिव वेलोसिटी किस स्टेट के रेस्पेक्ट में लेते हैं, फाइनल स्टेट। तो जंप के बाद का फाइनल स्टेट यहाँ आदमी का क्या है, बगी का वेलोसिटी हो गया v1 ना कि v0। अगर जंप के पहले का स्टेट हम लोग लेते तब इस कार्ट के वेलोसिटी के जगह पर क्या लिखते, v0 लिखते। लेकिन जंप के बाद का स्टेट जब लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, v1 लिखेंगे, क्योंकि जंप के बाद हम माने हैं कि बगी का वेलोसिटी कितना हो गया, v1 हो गया। तो यहाँ चूंकि राइट साइड लिए हैं तो ये प्लस v1 हो जाएगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा जहां भी रिलेटिव यूज करेगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, कि अगर साफ साफ नहीं लिखा है कि किस स्टेट के रेस्पेक्ट में हमको रिलेटिव लेना है, तो हमेशा जो भी स्टेट, जो भी सिचुएशन रहेगा उस इवेंट के बाद का स्टेट लेंगे हम लोग। यहाँ मैन जंप कर रहा था तो जंप के बाद का स्टेट लेंगे। जंप के पहले के स्टेट में कार्ट का वेलोसिटी है v0 और जंप के बाद के स्टेट में है v1, इसलिए जंप के बाद का स्टेट लेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी में क्या लिखेंगे, कार्ट का वेलोसिटी v1 लिखेंगे, राइट साइड इसलिए प्लस v1। अब यहाँ से हम लोग vm का वैल्यू लिख लिए, तो vm का वैल्यू देखिए कितना आ गया, u प्लस v1। यहाँ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायग्राम में ही लिख देते हैं। यहाँ से देखिए मैन का वेलोसिटी हो गया कितना आपका, इस v1 को लाइए लेफ्ट साइड तो u प्लस v1 हो जाएगा। मैन का वेलोसिटी हो गया u प्लस v1 और मैन का मास है स्मॉल m। अब हम लोग इस सिचुएशन के लिए मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखिए यहाँ पर कितना होगा, राइट साइड को पॉजिटिव मानते हैं, मास हो गया टोटल m प्लस m इंटू v0, ये इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स फाइनल मोमेंटम। देखिए कार्ट का वेलोसिटी हो गया कैपिटल M v1, ये भी पॉजिटिव ही है, राइट साइड ही लिए हैं, और मैन का मोमेंटम तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, राइट साइड लिए हैं, तो स्मॉल m इंटू u प्लस v1। अब देखिए हम लोग को v1 सॉल्व करना है, तो इस साइड तो सब नॉन क्वांटिटी है, v0 दिया ही हुआ है, u दिया ही हुआ है, इस mu को हम लोग ले चलते हैं लेफ्ट साइड और यहाँ से v1 सॉल्व कर लेते हैं। तो कैपिटल M v1 और स्मॉल m v1, v1 कॉमन आ जाएगा और m प्लस m बचेगा। तो ये इक्वेशन बच गया आपका m प्लस m इंटू v1 इक्वल्स m प्लस m इंटू v0 पहला टर्म, और mu लेफ्ट साइड में आके नेगेटिव हो गया है माइनस mu। अब यहाँ से अगर v1 का वैल्यू हम लोग लिख लें तो देखिए v1 का वैल्यू आपका आ जाएगा, v1 इक्वल्स जब m प्लस m से डिवाइड करेंगे तो पहला टर्म आ गया आपका v0 और माइनस सेकेंड टर्म आ जाएगा आपका mu डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M। एक आंसर तो आपका यही हो गया। जंप के बाद दोनों कार्ट का वेलोसिटी निकालना है क्वेश्चन में, तो जंप के बाद पीछे वाले बगी का वेलोसिटी आ गया यहाँ। अब हम लोग राइट वाले बगी का कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ राइट वाले बगी का। अब देखिए ये मैन जब यहाँ से जंप किया तो जब ये हवा में है मैन, तब इनिशियल स्टेट हुआ इस कार्ट के लिए, फ्रंट कार्ट के लिए, आगे वाले कार्ट के लिए,
और जब कार्ट पर पहुंच जाएगा ये फाइनल स्टेट होगा इस कार्ट के लिए। तो पहले हम लोग इनिशियल और फाइनल सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए ये मैन है जो जंप किया है किस वेलोसिटी से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो u प्लस v1 यही मैन का वेलोसिटी है और मास है स्मॉल m। और इसके जस्ट आगे ये कार्ट मूव कर रहा है, जस्ट आगे ये कार्ट का मास कैपिटल M और ये मूव कर रहा है v0 स्पीड से। ये फ्रंट बगी के लिए ये आपका इनिशियल स्टेट हुआ। फाइनल स्टेट में क्या होगा, तो फाइनल स्टेट में ये मैन कार्ट पर आ चुका है, ये मास कैपिटल M और इसका वेलोसिटी मान लिए v2 हो गया। अब तो ये दोनों कंबाइंड चलेगा। ये फ्रंट कार्ट के लिए ये आपका इनिशियल स्टेट है और ये आपका फाइनल स्टेट है। अब हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम देखिए मैन का हो जाएगा स्मॉल m, वेलोसिटी राइट साइड ही है, तो u प्लस v1 का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, प्लस कार्ट के लिए हो जाएगा कैपिटल M इंटू v0 और इक्वल्स फाइनल मोमेंटम हो गया आपका m प्लस m और इंटू v2। अब यही v2 हम लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ सबसे पहले हम लोग राइट साइड को बाद में सॉल्व करेंगे, राइट साइड सॉल्व करना नहीं, पहले से m प्लस m से डिवाइड कर देना है। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए स्मॉल m इंटू u तो गिवन है, प्लस v1 हम लोग यहाँ सॉल्व किए हैं, v1 का वैल्यू सामने है, यह वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ। तो ये हो गया v0 माइनस mu डिवाइडेड बाई m प्लस m, यह आ गया आपका v1 का वैल्यू यहाँ पुट कर लिए, और प्लस कैपिटल M इंटू v0। और अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग, इसी को लिखे हैं, पहले इसी को सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यू, फाइनली इसको बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, बस m प्लस m से डिवाइड कर देना, v2 आ जाएगा। तो LHS ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, LHS ही सॉल्व कर रहे हैं, यही LHS है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम लोग LCM ले लें m प्लस m, या m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m से मल्टीप्लाई करके लिखिए इसको mu। तो देखिए m से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो mu और माइनस mu बाई m प्लस m, तो mu यहाँ भी है, mu कॉमन आ जाएगा और बचा क्या, तो पहला टर्म में जो mu आया उसमें 1 बचा, mu कॉमन ले लिए तो, और सेकेंड टर्म में माइनस, ये mu बाहर निकल गया 1 बाई m प्लस m, माइनस 1 बाई m प्लस m, और m v0 और प्लस कैपिटल M v0, ये स्मॉल m v0 है प्लस कैपिटल M v0, ये वैल्यू v0 कॉमन आ जाएगा और बचेगा कितना m प्लस कैपिटल M इंटू v0, यही LHS है। अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले हम लोग इस फर्स्ट टर्म को, तो LCM आ गया यहाँ से कितना m प्लस m, और ये m प्लस m माइनस 1। एक्चुअल में यहाँ जो mu हम लोग किए हैं, तो ये तो m v0 तो हुआ, m v0 तो लिखे ही, और m इंटू mu होगा, तो एक्चुअल में ये m स्क्वायर u हो गया और mu कॉमन लिए हैं, तो यहाँ बचेगा m, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ, इसको हम लोग सुधार लेते हैं, ये यहाँ m बचेगा। ध्यान से देखिए, m से मल्टीप्लाई किए तो पहला टर्म हुआ mu, वही mu कॉमन ले लिए हैं और पहला टर्म में कॉमन लिए तो 1 बचा, माइनस सेकेंड इस टर्म को देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे, m इंटू u, m स्क्वायर u और mu कॉमन लिए हैं तो एक m तो बचेगा यहाँ, और डिवाइड बाई m प्लस m, और m इंटू v0, स्मॉल m इंटू v0 और कैपिटल M इंटू v0, इसको एक साथ प्लेस कर दिया v0 कॉमन लेके, ये वैल्यू आया। अब अगर इस ब्रैकेट को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो m प्लस m LCM और m प्लस m ऊपर माइनस स्मॉल m कैंसिल हो गया, ऊपर में बचेगा कैपिटल M और स्मॉल m u तो है ही, तो ये वैल्यू इक्वल्स आ गया कैपिटल M स्मॉल m u और डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M और प्लस m प्लस कैपिटल M इंटू v0, ये आपका LHS का फाइनल वैल्यू आया। अब हम लोग सीधा यहाँ से v2 लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज v2 इक्वल्स, ये LHS को ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ LHS को सॉल्व किए हैं, RHS को हम यहाँ कैरी नहीं किए हैं,
पहले ये वैल्यू आया, v1 का वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट किए और इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किए, ये वैल्यू आया है फाइनली। अब बस कुछ नहीं करेंगे, m प्लस एम से डिवाइड कर देंगे, v2 का वैल्यू आ जाएगा। तो m प्लस एम से अगर डिवाइड करते हैं, पहले इस टर्म को लिख लेते हैं, तो ये m प्लस एम कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या बचा, v0 प्लस, अब यहाँ m प्लस एम से डिवाइड कर दीजिए, तो m u ऊपर में बचा और m प्लस एम पहले से एक है, एक m प्लस एम से डिवाइड कर दिए तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया आपका कैपिटल M स्मॉल m u और डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। यही आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। मतलब फ्रंट बॉगी का वेलोसिटी निकल गया जंप के बाद, और ये आपका पीछे वाले बॉगी रेयर बॉगी का वेलोसिटी है जंप के बाद। यही आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और ये दोनों आंसर।